नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस एक्सरे टेक्नीशियन के क्रैश कोर्स में पहला पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिज्म। देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो इट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर्स दैट इंटरैक्ट विथ अनदर मैटर। इट इन्वॉल्व्स टू प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। इसका कहने का मतलब है कि मैग्नेटिज्म जो है किसी मैटर का प्रॉपर्टीज है जिसके कारण वह दूसरे मैटर से इंटरेक्ट होता है। जैसे यदि हम कोई मैग्नेट और कोई मेटल को एक साथ रख देंगे तो एक निश्चित दूरी पर रखने के बाद मेटल्स को जो है अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब एक मैटर दूसरे मैटर से इंटरेक्ट हुआ तो मैटर के इस प्रॉपर्टीज को ही हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ का यूज जहाँ भी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना होगा, जैसे मोटर वगैरह को घुमाने में, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। ये आप लोग 11th-12th में भी पढ़े होंगे। तो जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो इसमें दो वेक्टर्स इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन एट ए यूनिट एरिया। मतलब कि एक यूनिट एरिया में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितना है। जब हम कोई मैग्नेट को लेते हैं, किसी पॉइंट पे रखते हैं, तो उस मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स को आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या उसको गैल्वेनोमीटर से चेक कर सकते हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। तो जितना लाइन नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगा। यह इट रिप्रेजेंट्स हाउ स्ट्रॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड इज विद इन ए मटेरियल। यह नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखलाता है कि वह मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होगा वह मैटर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे जैसे मैग्नेटिक लाइन मैग्नेट से दूर होता जाएगा उसका मैग्नेटिक फोर्स कम होते जाता है और एक निश्चित दूरी के बाद जीरो हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई मैग्नेट और मेटल ले लेते हैं तो एक निश्चित दूरी के अंतराल पे आने के बाद ही वो अट्रैक्ट करता है। मतलब उसी एरिया में उसका मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। तो किसी पर यूनिट एरिया में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितना है, यह उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। इसको हम वेबर्स पर स्क्वायर मीटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ एक वेबर्स पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁴ गाउस होता है, जिसको हम एक टेस्ला भी बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को मापने के लिए एक एसआई यूनिट है जिसको हम टेस्ला कहते हैं। टेस्ला जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये एग्ज़ाम में भी पूछता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो टेस्ला है। इसलिए चीज़ याद आप लोग रखिएगा। दूसरा आपका है वेक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब जिसको हम H से, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं अभी इसमें क्या है देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स
लाइक करेंट कैरिंग वायर। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कोई अगर वायर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो जिस समय हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कर रहे हैं उस समय उस वायर के चारों तरफ सर्कल में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को फील कर सकते हैं। अब चूंकि उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है करंट कैरिंग के कारण, तो करंट जितना पावरफुल होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इसको हम लोग एम्पियर पर मीटर में मापते हैं, मेजर करते हैं। तो क्योंकि इसमें 1 मीटर वायर में जितना हम एम्पियर करंट देंगे उसका मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मैग्नेट है जिसका एन पोल और साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा एन पोल से साउथ पोल की ओर जाता है। और इसमें देखिए सर्कल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो सब मैग्नेट के जो सबसे नज़दीक लाइन है उस पर आपको मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा मिलेगा, और उसके बाद वाला पे उससे कम, और जो सबसे दूर है उस पर सबसे कम मैग्नेटिक फोर्स मिलता है। तो ये आपका मैग्नेटिज्म है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइंस्टीन फॉर्मूला। आइंस्टीन फार्मूला क्या है? देखिए, इट रिलेट्स द एनर्जी ऑफ मैटर, जिसको ई कहते हैं, टू दियर मास m एंड स्पीड ऑफ लाइट c। अब आइंस्टीन का फार्मूला में किसी मैटर के एनर्जी और उसका द्रव्यमान मास m और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में रिलेशन को दर्शाया गया है, जिससे E बराबर mc²। ये आइंस्टीन का फॉर्मूला है जहाँ C कांस्टेंट है। अब C कांस्टेंट है तो E और m जो है वो चेंजेस होंगे। तो इसमें क्या कहता है कि ये फंडामेंटल जो है, इस फार्मूला का क्या फंडामेंटल है या क्या प्रिंसिपल है? तो फंडामेंटल इज दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। यह इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे की जगह इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे C जो है वैक्यूम में इस लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का लाइट है जो कांस्टेंट होता है। तो मास यदि बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। यही ये शो करता है आइंस्टीन फार्मूला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको समझते हैं। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, वन कॉइल हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन इंड्यूस्ड करंट जनरेटेड इन अदर कॉइल, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी क्या कह रहा है कि यदि दो कॉइल को एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं और एक कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों है? क्योंकि उस कॉइल में हम करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो जब हम कोई कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसमें लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दूसरा कॉइल रखा हुआ है उसमें एक करंट जनरेट होता है। इस फेनोमेनन को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे यदि कोई आयरन कोर पे एक कॉपर वायर को बाइंड कर देंगे, बहुत ज़्यादा बार उसको उसमें लपेट देंगे और उसके दोनों छोर को एक बैटरी से जोड़ देंगे और स्विच से, और उस आयरन ओर के चारों तरफ एक एल्युमिनियम वायर का रिंग लेंगे जो उसके चारों तरफ डाल देंगे।
अब उस स्विच को जब हम ऑन करके बैटरी से जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं आयरन ओर के ऊपर लपेटे गए कॉपर वायर में, तो एल्युमिनियम का वायर जो है ऊपर की तरफ उठता है। तो वो ऊपर की तरफ क्यों उठा? क्योंकि उसमें चार्ज इंड्यूस हुआ। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इसमें जैसे फैराडे, इन अदर वर्ड्स द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड नियर द कॉइल इज चेंजिंग। मतलब दूसरे शब्दों में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब इंड्यूस हो रहा है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड नियर द कॉइल को चेंज करते हैं। मतलब जो आयरन ओर पे जो बाइंडिंग किया हुआ था, जिसमें हम बैटरी जोड़े थे, उसमें जब हम करंट को चेंज करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो उसके चारों तरफ जो एल्युमिनियम का अनदर कॉइल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, जिसके कारण वह ऊपर उठ जाता है। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे इसमें समझने के लिए आप ये पढ़े होंगे पहले रदरफोर्ड का दाहिने हाथ राइट हैंड लॉ जो है रदरफोर्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ही है कि उसमें यदि हम अपने हाथ के 3 फिंगर्स जैसे मिडिल फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर्स और थंब तीनों को इस तरह फैलाते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और यदि हमारा मिडिल फिंगर एक कॉइल के जो है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है और ये इंडेक्स फिंगर जो है करंट को दर्शाता है, तो थंब जो है वो इंड्यूस्ड होने वाले मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को दर्शाता है, जिसको रदरफोर्ड का राइट हैंड लॉ बोलते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? तो इसमें देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच constitutes different types of radiation like infrared radiation, visible light, etc. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसमें बहुत सारे रेज, जब कोई मैटर दूसरे मैटर से इंटरेक्ट होता है तो बहुत सारा एनर्जी, फोटॉन्स, लाइट्स इमिट होता है। तो ये सब को मिला करके उसमें क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज हो रहा है, जिसमें इनविजिबल लाइट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन इत्यादि भी हो सकते हैं। द वाइडर रेंज ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलता है, इससे बहुत तरह के अगर वेव्स रहेंगे, इसका वाइडर रेंज अगर ज़्यादा होगा, जैसे जब 2 मैटर इंटरेक्ट होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब रिलीज होता है तो सबको मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। फिर कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज हिट्स और इंटरेक्ट्स विथ हैवी मेटल्स देन सम एनर्जी एंड लाइट इमिट्स दैट इज वेव। ये वही चीज़ कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स को हम हैवी मेटल्स के सरफेस पे इंटरेक्ट कराते हैं या हीट कराते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी निकलता है और लाइट इमिट्स होता है, जिसको कि हम वेव कहते हैं। ये वेव कई तरह के हो सकते हैं, जैसे इनविजिबल स्पेक्ट्रम, जिसका वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आगे दिया हुआ है ये 5 तरह के वेव्स हैं। तो इसमें जो वेव्स है था, सबसे पहले गामा रेज। गामा रेज का जो वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दूसरा हमारा एक्सरेज हो गया, जिसका 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक
ये वेवलेंथ होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जिसका वेवलेंथ 100 से 3900 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इंफ्रारेड रेज जिसका वेवलेंथ 7000 से 40 लाख एंगस्ट्रॉम तक होता है। और लास्ट है रेडियो वेव्स जिसका वेवलेंथ 1 मीटर से कुछ किलोमीटर तक होता है। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब एक्सरेज के वेवलेंथ में इसमें दोनों तरह के एक्सरे जो है दो तरह से यूज होता है। जैसे एक सॉफ्ट एक्सरे जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, जो मेडिकल लाइन में यूज करते हैं इमेजिंग के लिए, और एक होता है इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एक्सरे जिसका वेवलेंथ कुछ ज़्यादा होता है, जिसको हार्ड एक्सरे भी कहा जाता है, जैसे मेटल वगैरह को स्कैन करने के लिए। तो ये आपका ये इम्पोर्टेंट है। एक्सरेज का वेवलेंथ जो है एग्ज़ाम में पूछता भी है कि एक्सरेज का वेवलेंथ क्या है, रेंज 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसमें आपको याद रखना होगा 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द न्यूट्रल गैस एटम विथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एक्सरेज कैन आयनाइज द मैटर। क्या कह रहा है कि जब हम किसी मीडियम से एक्सरेज को या पास करते हैं तो उस मैटर में जो गैस होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। किसमें? पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयन में। तब हम बोलते हैं कि वह मैटर जो है आयनाइज हो गया। इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन कहा जाता है। जैसे एक्सरे मैटर को आयनाइज कर सकता है। एक्सरे अगर किसी मैटर के में पास कर देंगे तो यह उसको ब्रेक डाउन कर देता है पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज आयन में। यह हमारे शरीर के लिए भी हजार्डस है, फिर भी इसका यूज हम करते हैं इमेजिंग के लिए। हमारे शरीर के जिस सेल से एक्सरे पास होगा वो सेल को वो आयनाइज कर देगा, यानी उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये आपका आयनाइजेशन हो गया। एक्सरे हेल्थ के लिए हजार्डस है, फिर भी हम इसका यूज मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं, क्योंकि इसका भी एक लिमिट है कि कितना एक्सरे ऑब्जर्व होगा हमारे शरीर में तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। इसको मापने के लिए एक यूनिट भी है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में आप लोग 11th-12th में अच्छे से पढ़े होंगे किसी भी एटम के बारे में। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है रदरफोर्ड दिए थे, उसके बाद नील बोर्स इत्यादि और भी साइंटिस्ट आए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किए। तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या एक्सपेरिमेंट किए थे रदरफोर्ड कि एक पतला चादर ले लिए परत किसी मेटल्स का, और उस पर बहुत सारे रेज या इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किए। निगेटिवली चार्ज जो रेज होता है उससे उस पर हिट कराएं। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा रेज जो है पुनः उस परत को, पतले परत को पार करके, पेनिट्रेट करके आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत कम रेज, लगभग 10,000 में एक रेज जो है या इलेक्ट्रॉन पुनः उसी डायरेक्शन में वापस हो गया जिस डायरेक्शन में वह परत की तरफ गया था। तो ये क्या शो करता है कि किसी एटम के सेंटर में एक मैसिव मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज निग्लिजिबल, मतलब नगण्य के बराबर होता है। जैसे 10 के पावर -10 मीटर, क्या 1 मीटर का जो है 10 के पावर 10
वहाँ भाग कर दीजिएगा तो बहुत कम ही आएगा, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच दैट द टोटल नेगेटिव चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्जेज ऑफ न्यूक्लियस। दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वेरियस ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट से क्या बताएं कि बहुत सारे रेज जो है परत को पार कर गए, क्योंकि उस परत में एटम में न्यूक्लियस के आसपास जो है कुछ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और वो इतना नंबर में होते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इक्वल हो सके, मतलब जितना प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए जो रेज निगेटिवली चार्ज था वो उसको पास कर गया, लेकिन जो रेज न्यूक्लियस पर पड़ा तो वो पुनः उसी डायरेक्शन में वापस हो गया। यह दिखलाता है कि एटम के बीच में एक मैसिव मतलब एक मास होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेडियो एक्टिविटी। क्या है रेडियो एक्टिविटी? द फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। व्हिच सब्सटेंसेस दैट इमिट्स रेज इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है यानी टूटता है तो उसमें से एक रेडिएशन इमिट होता है। इस प्रक्रिया को, इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। अब जैसे आप लोग एलिमेंट का आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो उसमें 84 एटॉमिक नंबर से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। उसको अगर खुले में ऐसे भी छोड़ दिया जाएगा तो हीट होकर के उसका न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट होता है, उसमें से रेडिएशन निकलता है। तो इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और कुछ कम एटॉमिक नंबर वाले जो मेटल्स हैं उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज से बॉम्बार्ड करके भी रेडिएशन निकाला जाता है, जो कि आपका इस फेनोमेनन का एक्सरे में यूज होता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है 3 टाइप के रेडिएशन निकालते हैं, रिलीज करते हैं। जैसे पहला अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अब अल्फा रेज का जो एनर्जी होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्टिकल से, जो हीलियम 4 के न्यूक्लियस के बराबर होता है। बीटा रेज आपका स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और गामा रेज जो है फोटॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। तो ये आपका रेडियो एक्टिविटी होगा। रेडियो इसमें जैसे एक्सरे में जो फेनोमेनन यूज होता है, जैसे आप एक्सरे ट्यूब के बारे में आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो टारगेट मटेरियल होता है जैसे मोलिब्डेनम का, उस पे जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से जब बम्बार्ड किया जाता है तो उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, जिसके कारण जो है कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ उसमें से रेडिएशन इमिट होता है, जो जिसे हम एक्सरेज कहा जाता है। और उसी एक्सरेज का मेडिकल में इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकलते हैं, एनर्जी जो निकलता है, वो इधर उधर आपका स्कैटर्ड हो जाता है। ये आगे पढ़ेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट डे देखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, यदि आपको कोई जानकारी इससे अच्छी मिल रही हो तो इसे लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाला मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी करें।
और इस बार JSSC द्वारा आयोजित झारखंड पैरामेडिकल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करके स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन का नौकरी लें। हमारी यही कामना है। हमारे वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में पास हो जाएं। धन्यवाद।